राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि ज्योतिष में विवाह होने के समय को सटीकता से कैसे जाना जा सकता है। टाइमिंग ऑफ मैरिज थ्रू होरोस्कोप इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसको समझने के लिए कुंडली में विवाह के योग यानी प्रोमिस ऑफ मैरिज इन होरोस्कोप को समझना होगा। उसके बाद उस योग को बनाने वाले घरों की दशा जब आएगी तब विवाह होगा। विवाह का योग व विवाह को कराने वाले घरों की दशा ये लगन कुंडली पर निर्भर करता है। साथ में जब विवाह कराने वाले ग्रहों की दशा का आप अध्ययन करेंगे तो आपको उस वक्त की गोचर कुंडली भी विवाह होने का संकेत जरूर देगी, उसको भी देखना होगा। गोचर कुंडली का मतलब है करंट टाइम पीरियड में ग्रहों की स्थिति जो दशा के साथ मिलकर इमीडिएट ट्रिगर तत्कालिक प्रकृति के संकेत का काम करती है। योग फिर दशा फिर गोचर। ज्योतिष में विवाह हो या जीवन की कोई भी घटना हो, इसी क्रम में उसका अध्ययन किया जाता है। विवाह का योग सबसे पहले संकेत देगा विवाह होने के समय के बारे में। इसको समझने के लिए विवाह से संबंधित भावों व उन भावों को प्रभावित करने वाले ग्रहों का अध्ययन करना होगा। दूसरा और सातवां भाव ये विवाह से सीधे संबंध रखने वाले भाव हैं। दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का। विवाह होने से कुटुंब में विस्तार होता है, फैमिली लीनिएज पारिवारिक संस्कृति में भी विस्तार होता है। और सातवां भाव विवाह का केंद्रीय भाव है, यानी ये साझेदारियों का है। विवाह भी एक लाइफ पार्टनरशिप होती है, तो विवाह के लिए केंद्रीय भाव सातवां भाव है। अब दूसरे और सातवें भाव पर यदि शुभ ग्रहों, नैसर्गिक शुभ ग्रहों, नेचुरल बेनिफिक्स चंद्र बुध गुरु शुक्र का यदि प्रभाव है तो विवाह वास्तविक उम्र में हो जाता है, एक्चुअल एज में। एक्चुअल एज जो है विवाह की वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आज से 15-20 साल पहले 18 से 22 साल की उम्र में विवाह को सही माना जाता था, लेकिन आजकल 25, 30, 32 साल की उम्र में भी लोग विवाह करते हैं। दूसरे और सातवें भाव पर जितना ज़्यादा नैसर्गिक क्रूर ग्रहों, नेचुरल मैलेफिक्स सूर्य शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा, उतना ही विवाह में विलंब होगा। अगर ये नेचुरल मैलेफिक्स यदि लगन के अनुसार भी अशुभ भावों के स्वामी हैं, मतलब फंक्शनल मैलेफिक्स भी हैं, तो और भी विलंब होगा। दूसरे व सातवें भावों का सूक्ष्म अध्ययन करके आप विवाह होने के समय का आकलन कर सकते हैं कि विवाह समय पर होगा या लेट होगा या बहुत लेट होगा या नहीं भी होगा। इसके बाद जब आप विवाह होने की उम्मीद कर रहे हैं जिस भी उम्र में, उस समय काल की दशा का भी अध्ययन करना होगा। विंशोत्तरी दशा पद्धति में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो सातवें भावों को प्रभावित करने वाले ग्रहों की दशा में विवाह होगा, ये स्पष्ट संकेत होता है। तो सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों को अध्ययन करने का जो क्रम है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले सप्तमस्थ ग्रह प्लेनेट सिचुएटेड इन द 7th हाउस, उसकी जो दशा होती है उसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि सातवें भाव का फल मिलेगा, विवाह हो जाएगा। उसके बाद सातवें भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की दशा, फिर उसके बाद सप्तमेश यानी सातवें भाव के स्वामी की दशा, फिर उसके बाद सातवें भाव के जो स्वामी हैं उसके साथ बैठे कंजक्ट प्लेनेट विद 7th हाउस लॉर्ड, उसकी दशा, फिर सातवें भाव के स्वामी पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा। इसके बाद शुक्र की दशा, क्योंकि शुक्र सातवें भाव और वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं। इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी की दशा द्वितेश की, और उसके बाद 11वें भाव के स्वामी की दशा। 11वां भाव आपकी उम्मीदों और खुशियों को जो पूरा होना है उसको दिखाता है। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी की दशा भी विवाह करवा सकती है, क्योंकि पंचम भाव सातवें भाव का लाभ भाव होता है। 5th इज 11th फ्रॉम 7th। इसके बाद बृहस्पति की दशा, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि और विस्तार के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक भी हैं। इसके बाद नवमांश कुंडली में जो आपका लग्नेश बन रहा है पहले भाव का स्वामी, या जो सप्तमेश बन रहा है ग्रह सातवें भाव का स्वामी, उसकी दशा में भी विवाह हो सकता है। लगन कुंडली में जो आपका सप्तमेश है वो नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जो है उसकी दशा में भी विवाह हो सकता है। ये सब ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में परस्पर आकर विवाह करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की यदि महादशा है और सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की यदि अंतर्दशा भी है तो ये सर्वोत्तम योग होता है। ये दिखाता है कि इस दशा में विवाह हो जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की महादशा है लेकिन सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की अंतर्दशा नहीं है, या वाइस वर्सा कि सातवें भाव को प्रभावित ना करने वाले ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा में सातवें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह है, तब वो योग कमज़ोर हो जाता है, उसका सातवें भाव का फल सीमित हो जाएगा।
अब दो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो कि प्रोमिस ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह होने का योग कितना मजबूत है, जिसको हमने लगन कुंडली में पहले अध्ययन किया कि उसको वहाँ से देखा जाना चाहिए। इसके बाद जो भी ग्रह महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में विवाह होने के योग को बना रहा है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत को देखना। अगर वो ग्रह लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में उच्च राशि में है, मित्र स्थान पर है, शुभ प्रभाव में है, तो वो ताकतवर है। इसके विपरीत यदि लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में वो ग्रह जो दशा में एक्टिव है वो नीच है, शत्रु राशि है में है या अशुभ प्रभाव में है, तो वो कमजोर माना जाएगा। साधारणतया नवमांश कुंडली में ग्रह का ताकतवर होना ज़्यादा अच्छा होता है, डिजायरेबल होता है। योग व महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा को जांचने के बाद जिस दशा काल में विवाह होने की उम्मीद की जा रही है, उस फलित या प्रेडिक्शन को गोचर से भी सत्यापित करना जरूरी होता है। गोचर में दूसरे, सातवें और 11वां भाव के स्वामियों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये तीनों ग्रह गोचर में भी दूसरे, सातवें या 11वें भावों से संबंध बना रहे हैं और यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो उसी वक्त ये सबसे सही समय होता है शादी होने का। ये स्पष्ट संकेत होता है। उदाहरण के लिए मिथुन लगन की अगर आप कुंडली देखें तो यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। तो जो दशा आपको विवाह होने का संकेत दे रही है, उसी दशा काल में यदि चंद्र, गुरु और मंगल गोचर में दूसरे, सातवें और 11वें भाव से संबंध बनाए किसी भी तरह से, तो ये शादी होने का स्पष्ट संकेत होता है। गोचर में गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट भी, द्विग्रह गोचर जो रहता है गुरु और शनि का, उससे भी कंफर्मेशन मिल सकती है कि विवाह इस दशा में हो जाएगा या नहीं। मतलब चाहे आपका कोई भी लगन हो, यदि गुरु या शनि गोचर में सातवें भाव को, सातवें भाव के स्वामी को या शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस समय काल में भी विवाह होना संभव है। मतलब गुरु या शनि सातवें भाव से गुजर रहे हो या सातवें भाव के स्वामी या शुक्र के ऊपर से गुजर रहे हो, तो उस दशा में विवाह होना संभव है। इस तरह दशा के साथ आप गोचर कुंडली से भी विवाह होने के समय का आकलन कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। इस तरह इसी क्रम में कुंडली का अध्ययन करके आप विवाह होने के समय का सटीक आकलन कर सकते हैं। राम राम।